नमस्कार मित्रों, यूनिट 9 की 4 कक्षाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। आज हम 5वीं कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं और दिसंबर 2021 के प्रश्नों से। प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन-सी है? तो योगाभ्यासों की अध्यापन विधियाँ उस पुस्तक में ये सब विधियाँ तो दी हैं, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड आदि। लेकिन वहाँ पे ये नहीं दिया कि छोटे समूह के योगाभ्यास के लिए कौन-सी आपकी अच्छी रहेगी। ये विषय वहाँ पर नहीं है। देखिए इन्होंने पूछा है। कॉमन सेंस के आधार पे कई ऑप्शन मुझे लगते हैं ठीक हो सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है या प्रत्यक्ष अभ्यास विधि, ये भी अच्छा लगता है। इससे बेटर तो ये लगता है कि सामने विद्यार्थी बैठे हैं और आप प्रत्यक्ष रूप से उनको अभ्यास करा रहे हैं। छोटे समूह के लिए अच्छा है। ग्रुप डिस्कशन डिस्कशन भी छोटे समूह की दृष्टि से अच्छा माना जाता है क्योंकि बड़े समूह में डिस्कशन नहीं हो पाता। लेकिन इन्होंने जो स्वीकार किया आपका वो है अनुदेशन अनुक्रिया विधि, द रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, जिसको निर्देशन अनुक्रिया विधि भी कहा है। उसकी व्याख्या क्या थी कि वहां पर जब कोई पाठ पढ़ाता है शिक्षक, तो वो उस पाठ के प्रारंभ में, उस पाठ के मध्य में या उस पाठ के अंत में प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देता है, जो विषय वस्तु वो सिखाना चाह रहा उसके संदर्भ में, और उसके आधार पर बच्चे रेस्पोंड करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन देता है, अपने डेमोन्स्ट्रेशन के बीच में व्याख्याएं भी करता है। तो उस दृष्टि से अब ये छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो, वैसी व्याख्या वहां पे नहीं की। इन्होंने माना है, तो आगे के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि छोटे समूह में योगाभ्यास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि अनुदेशन अनुक्रिया विधि इन्होंने स्वीकार की है। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात का संबंध है। उस पुस्तक के अंदर अनेक प्रकार के सिद्धांत आपके बताए गए हैं। उन सिद्धांतों के नाम भी पूछे जाते हैं। इससे पहले यौगिक प्रिंसिपल है आपके, यौगिक सिद्धांत। यौगिक सिद्धांत में बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसे साइकोलॉजिकल आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, और एक आपका एनाटॉमिकल सिद्धांत है शरीर की संरचना के संदर्भ में, उसमें भी काफी सारी बातें बताई हैं। अगला आपका आता है एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, शैक्षणिक सिद्धांत। और अधिकांश जो प्रश्न है इन सिद्धांतों के संदर्भ में वो इसी से आते हैं, शैक्षणिक सिद्धांत में। और ये जो प्रश्न है आपका सरल से जटिल या ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी शैक्षणिक सिद्धांत से संबंधित है। इसको प्रोग्रेसिव मेथड कहा जाता है, प्रोग्रेसिव मेथड। उसमें क्या होता है कि जो चीजें सरल है या जो चीजें आपको पहले से पता है, उनके माध्यम से धीरे धीरे जो अज्ञात चीजें हैं जिनका हमें नहीं पता है, अननोन है, उनकी तरफ बढ़ा जाता है। ऐसे ही जो सरल है उनको पहले सिखाया जाता है, फिर हल्का सा जो जटिल है उससे जटिल, फिर उससे जटिल। ये प्रोग्रेसिव मेथड आपको कहा जाता है। कई बार आपकी परीक्षा में आगे आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पाठ योजना का निम्न में से उद्देश्य क्या है? ग्रुपिंग की गई है। पाठ योजना, लेसन प्लानिंग पहले भी आई थी और वहां पे दो संबंध बताए थे मैंने। एक तो आते हैं उद्देश्य और लाभ जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा आते हैं कि अच्छी लेसन प्लानिंग जो होगी आपकी, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो उद्देश्य क्या है? कक्षा में अंतिम समय के दबाव को कम करना। यदि आप पहले से प्लानिंग करके रखते हैं तो अंतिम समय पे दबाव नहीं रहता कि अब मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, नोट्स तो तैयार नहीं हुए, मैटर तैयार नहीं हुआ, या उस विषय को पढ़ाने के लिए जो टीचिंग एड्स चाहिए थी वो नहीं आई। वो सब प्रेशर आपका रिलीज होता है। आपको पता है कि मैंने सब मैटर अच्छे से तैयार किया हुआ है, सारी जो सहायक सामग्री है वो भी प्रॉपर तैयार है। तो ए होगा। कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना, ये भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। जैसे और ऑप्शन देखो, आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना, ये कोई विशेष सिद्धांत नहीं है कि लेसन प्लानिंग करने से जो मॉडर्न आपकी एजुकेशन है उसको हम अच्छे से बता पाएंगे कि क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना, शिक्षण सामग्री टीचर प्रयोग करता है, छात्र तो उसके केवल समझने की दृष्टि से देखता है। छात्र की रुचि है या नहीं है, उससे शिक्षण सामग्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये टीचर का होता है आपका, कि टीचर की रुचि है शिक्षण सामग्री में तो उसका प्रयोग करता है, और टीचर का नहीं है
तो वो नहीं प्रयोग करता। बाकी ये है कि शिक्षण सामग्री के माध्यम से जो लर्नर है वो ज़्यादा लर्निंग कर पाते हैं और शिक्षण सामग्री नहीं है तो कम लर्निंग कर पाते हैं। तो ये भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ये किया है इन्होंने कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना, क्योंकि पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो ध्यान कम भटकेगा। शरारती छात्र कब परेशान करते हैं टीचर को? जब कोई विषय बहुत फ्लो में नहीं चल रहा है, बीच में कोई अवान्तर बातें चल रही है या टीचर संशय में आ गया है, बार-बार अटक रहा है, तो शरारती छात्र को मौका मिल जाता है बीच में डिस्टर्ब करने का। ज़्यादातर ऐसा होता है, अन्य परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं। यदि आपने अच्छे से प्लानिंग की है, तो आपके पढ़ाने का जो फ्लो है, बच्चों को जो इंटरेस्ट क्रिएट करना वो बहुत, बहुत बढ़िया होगा। इसमें जो शरारती छात्र हैं, तो उनको मौका नहीं मिल पाता या वो भी विषय को अच्छे से समझ पाते हैं। तो बी भी स्वीकार किया है और अंतिम ई भी। ई भी बिल्कुल कॉमन सेंस के आधार पे ठीक है। कक्षा को लक्ष्य केंद्रित बनाए रखना, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है आपका उस विषय को पढ़ाने का, यदि आप पहले से प्लानिंग करके जाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से पूरा कि कैसे कैसे मुझे विषय को पढ़ाना है, और तो सारा जो विषय होगा कंटेंट होगा उस ऑब्जेक्टिव के ही सेंटर में रहेगा। ऑब्जेक्टिव को केंद्रित बनाए रखना लक्ष्य को, ये ई भी सही है। तो ए बी ई सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से शिक्षण अधिगम उपागम है? शिक्षण मतलब टीचिंग, अधिगम मतलब लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग से संबंधित कौन सी अप्रोच है? तो टीचर दो ही अप्रोच वहां पे रखी है पारंपरिक रूप से, पहले भी प्रश्न आया था। एक तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, एक लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। ये दो ही अप्रोच है जो कि शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में चलती है। आधुनिक रूप में स्टूडेंट सेंट्रिक का ज्यादा यूज किया जाता है। परंपरा में जो पहले था आपका वह टीचर सेंट्रिक का ज्यादा यूज था। बाकी प्राचीन काल से अब भी दोनों का ही प्रयोग किया जाता है यथासंभव, जहाँ पे जैसी अनुकूलता हो। पाठ्यक्रम केंद्रित है या परंपरा केंद्रित है, ये कोई टीचिंग लर्निंग की अप्रोच नहीं है। ए और बी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति किस लैटिन वर्ड से हुई है? तो शिक्षा मतलब एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द से मिलते हुए दो शब्द हैं यहाँ पे, एड्यूसियर और एड्यूकेयर। ये आप याद रखिएगा, फैक्ट है आपका, इसमें कोई समझाने का नहीं है। आगे भी अब अगर पूछे तो दो शब्द हैं आपके, एड्यूसियर और एड्यूकेयर। ये लैटिन वर्ड है और इन्हीं लैटिन वर्ड से एजुकेशन इस इंग्लिश वर्ड की व्युत्पत्ति आपकी हुई है। तो ए और सी, सी ऑप्शन आपका सही होगा। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास कक्षा के निम्नांकित चरणों के कक्षा के प्रारंभ से समाप्ति के क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्रम पहले भी एक दो तीन बार आ चुका है, वहां मैंने पूरा क्रम लिखा भी था। प्रारंभ जो होता है प्रार्थना से होता है, तो प्रार्थना तो लिखा नहीं उन्होंने। प्रार्थना के बाद में आपका आता है बैठने की व्यवस्था, तो पहला आ जाएगा। बैठने की व्यवस्था के बाद जब दो तरह के अभ्यास आते हैं, वैयक्तिक या समूह का, तो पहले वैयक्तिक अभ्यास कराते हैं, उसके बाद समूह अभ्यास कराते हैं। ये तीन। अब इन दो में मैंने स्पष्ट कहा था कि पहले विश्राम होता है, प्रश्नोत्तर सबसे अंत में होता है, तो चौथे नंबर पे विश्राम आएगा और पांचवे पे प्रश्नोत्तर। तो ये आपका सीक्वेंस ए बन जाएगा। आधुनिक समय में मूल्यपरक शिक्षा का अभाव दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। आधुनिक समय में कमर्शियल एजुकेशन ज़्यादा है, मटेरियलिस्टिक एजुकेशन ज़्यादा है, सुख परक एजुकेशन ज़्यादा है। मतलब वैल्यूज़ को छोड़कर बाकी हर तरह की एजुकेशन आजकल चलती है। लेकिन वैल्यूज़ जो है आपकी अहिंसा, असत्य, अस्तेय या दैवीय संपदाएँ जो गीता के अंतर्गत बताई गई हैं, उनका काफ़ी हद तक, मैं पूर्ण तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% तक अभाव दिखाई देता है। पहली पंक्ति सही। स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना ही नैतिक मूल्य है या वैल्यूज़ है। स्वयं के लिए सुख नहीं, नैतिक वैल्यूज़ में परोपकार, सर्वभूत हिताय, परोपकार है, या गीता में आता है सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों के हित में लगे रहना, अपने अपने नहीं। नैतिक मूल्य कभी भी स्वयं की बात नहीं करता, स्वयं की भी बात करता है, लेकिन स्वयं के साथ साथ में जो संसार के अन्य व्यक्ति हैं उनके विकास की, उनके सुख की भी बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वो ये तो आवश्यक होता है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा जिससे दूसरों का या अपनी कोई हानि हो, या सॉरी कह रहा हूँ,
कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा कि जो कोई व्यक्ति कह दे कि मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, आप ये गलत काम कर दो, वे सब चीजें नहीं करेगा। वो वही चीजें करेगा जो सबके लिए उचित रूप में सुखकारी हो। तो ये पंक्ति गलत है। नैतिक मूल्य स्वयं के लिए सुखकारी नहीं होता, सबके सुख की बात होती है। तो पहला सही है और दूसरा असत्य है। जुलाई 2022 की प्रश्नोत्तर देखिएगा। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार कौन सी व्यवस्था योग कक्षा हेतु उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है? नहीं पूछा है। ये पहले है में पूछा गया था 2-3 बार प्रश्न। तो अब यहाँ पे बेटर ऑप्शन जो होगा कि जो नहीं में देखना है, तो पूर्ण वृत्ताकार जो है आपका, वो बेटर ऑप्शन नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें टीचर के बैक में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक से नहीं समझ पाते हैं। पंक्तिबद्ध ठीक है, जैसे टीचर बैठा है, आप पंक्ति में बैठे हो, रो में। अर्धवृत्तीय बहुत अच्छा मानी जाती है, अर्ध आयताकार ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये सब ठीक है, लेकिन इसमें जो नहीं होनी चाहिए वो है पूर्ण वृत्ताकार अवस्था, सेकंड ऑप्शन। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां इस पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना स्थान होना चाहिए? जब वो योगाभ्यास करेगा, उस योगाभ्यास के लिए कितना स्थान उसके लिए वहां पर दिया जाना चाहिए जिससे वो अपनी योगिक क्रियाएं कर सके? तो वहां पे 40 वर्ग फीट की बात की गई है, 40 स्क्वायर फीट। ये आपका स्थान कहा, इतना स्थान एक व्यक्ति के लिए वहां पर होना चाहिए। और उसमें ये भी कुछ चीजें बताई गई हैं आगे, कि जैसे आपने जो दरी बिछाते हो जिस पे आप योगिक अभ्यास करोगे, वो 3x6 की हो, 3x6 का उस पे कपड़ा बिछा गया हो। तो ये भी हो सकता है कि माप पूछ ले, तो 6 लंबाई हो, 3 उसकी चौड़ाई हो। अगला प्रश्न है, कक्षा के अलावा अवधि कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है? अब ये प्रश्न बहुत लंबा कर दिया, लेकिन इसको हम तोड़ के देखो। कक्षा के अलावा अर्थात आउट ऑफ क्लास, ये मेन कीवर्ड है। और वो जो 7 शिक्षण विधियां थी, उनके हमने क्लास के अंदर मेन मेन कीवर्ड सब याद किए थे। तो अगर आपको ध्यान होगा, आउट ऑफ क्लास जो था आपका, वो किसके लिए यूज किया जाता है? डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड, निर्देशित अभ्यास विधि। तो क्लास से अतिरिक्त जो समय है आउट ऑफ क्लास, उसको कक्षा के अलावा कहा। उस समय अपने अवधि कौशल को, तो स्किल को बढ़ाने के लिए वहाँ पे, या विद्यार्थियों का जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि आप क्लास के समय के बाद रुकें और कुछ विशेष जो अभ्यास है, शीर्षासन, उड्डयन, कपालभाति, शुद्धि क्रिया, नवली, उनका फिर अतिरिक्त अभ्यास कराया जाता है, जिससे उसमें दक्षता, कौशल कह दीजिए या दक्षता कह दीजिए, उस दक्षता को प्राप्त किया जा सके या परफॉर्मेंस लेवल को सुधार किया जा सके। और उसमें कोई गलतियां होती हैं या कुछ कमियां हैं, टीचर वहां पर सुझाव भी देता है उन गलतियों को दूर करने के लिए। तो ये कीवर्ड था जो आपको एकदम से कैच कर लेना चाहिए था, कि आउट ऑफ क्लास जो है आपका, या परफॉर्मेंस लेवल वाला वर्ड भी वहां पर आता है, कि उनको अभ्यास करने से उनकी जो दक्षता है या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है। लेकिन मेन वही है, आउट ऑफ क्लास। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार एक अच्छी पाठ्य योजना के अनिवार्य तत्व हैं। पाठ्य योजना में दो विषय मैंने बताए थे। एक तो लाभ जो कि 5 है, वो हमने याद किए ही थे, पहले भी क्लास में रखा ही है। और जो अनिवार्य तत्व हैं, मतलब कंपल्सरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक गुड लेसन प्लानिंग की, वो क्या-क्या होनी चाहिए, वो बहुत सारी दी है वहाँ पे। तो उसमें ग्रुपिंग आपको देखनी है। इसमें क्या गलती कर रखी है इन्होंने, कि इसे प्रयोग करने से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। तो ठीक पहले जो वर्ड है आपका बिल्कुल एज़ इट इज़ हो सकता है आगे आए। वहाँ पे जो हिंदी वर्ज़न है उसमें लिखा है कुछ समय पूर्व बनाना चाहिए। तो ठीक पहले का सेंस हो सकता है वही हो, या ठीक पहले मतलब बिल्कुल तुरंत पहले, तो हो सकता है वैसा अगर अर्थ लिया जाए तो ये पंक्ति गलत हो जाएगी, और कुछ समय पूर्व वाला आपका सही रहेगा, क्योंकि ये तो पुस्तक में लिखा ही है। इंग्लिश में लिखा है इट शुड बी प्रिपेयर्ड शॉर्टली बिफोर यूज। शॉर्टली वर्ड वहां पे डाला है, तो इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे मैंने नहीं डाला, तो ये पंक्ति गलत है।
वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान, ये दिया हुआ है वहां पर। इसे पाठ के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, ये भी दिया है कि जो भी आपका लेसन है उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने वाली होनी चाहिए। तो इसमें बी और डी ये दो आपके हैं। शिक्षण के लिए परिवेश तैयार करने में मदद मिलनी चाहिए, ये बेनिफिट में आता है, ये अनिवार्य तत्व नहीं है। इसे गलतियों का पता लगाने, सुधार को चिन्हित करने में मददगार होना चाहिए, तो ये विषय भी वहां पर नहीं दिया है। बी और डी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार लिखित पाठ योजना के लाभ, देखो वहां पर अनिवार्य तत्व पूछ लिए, अब लाभ पूछ लिए, 5 लाभ वहां पर दिए गए हैं, तो लाभ पर फोकस करना है। प्रयोग से ठीक पहले तैयार करना, ये तो हटा ही दो क्योंकि ये तो लाभ भी नहीं है और वैसे अनिवार्य तत्व में भी स्वीकार नहीं किया है कि कुछ समय पूर्व वहां पर वर्ड आता है, ठीक पहले की बजाय क्या वर्ड आता है, कुछ समय पूर्व। बाकी आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उस आधार पे देखेंगे। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रक्रिया और उद्देश्य को ध्यान रखने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही है। शिक्षकों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और पाठ की दिशा में हो रही पढ़ाई से दूर जाने, मतलब आप पाठ पढ़ा रहे हो तो डाइवर्जन ना हो, दूसरे दूसरे विषय पर आप ना चले जाएं, भटक ना जाए, तो ये सही डायरेक्शन को बनाए रखने में मदद करती, ये भी सही हमने पढ़ा था। विशिष्ट और विस्तृत होनी चाहिए, ये अनिवार्य तत्व में आता है, लाभ नहीं है। और ये शिक्षक को उनके चिंतन को व्यवस्थित करने में मदद करती, ये भी हमने पहले देखा था, ये भी सही है। बी, सी और ई सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टीचिंग एड्स पूछे हैं आपकी ऑडियो वीडियो, जिसमें साउंड भी आती हो आपको और विजुअल्स भी दिखाई देते हो, तो वो आपको बताना ऑडियो वीडियो एड्स। तो टेलीविजन होता ही आपका, बुलेटिन बोर्ड नहीं होता, पाठ्य पुस्तकें नहीं होती, टेप रिकॉर्डर नहीं होता और वीडियो होता है। ये जानकारी सामान्य ही है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और ई। अगला मैचिंग का है, इंग्लिश से देख लीजिए। टीचिंग, लर्निंग, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी और एनवायरनमेंट, तो कौन किसकी व्याख्या है? जैसे एनवायरनमेंट देखो, सिचुएशन इन विच द होल प्रोसेस इज कंडक्टेड, ये बिल्कुल डी इसी से मैच होगा आपका फोर्थ से, कि वो सिचुएशन जहां पर ये सारा प्रोसेस टीचिंग लर्निंग का कंडक्ट किया गया है उसको बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। और लर्निंग क्या है आपका? लर्निंग है ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू एक्शन, ये लर्निंग हो गया आपका, इससे मैच कर लीजिए। मैच करके ही लिखे हुए हैं, बाकी ऊपर आप देखेंगे तो शिक्षण या पर्यावरण हो गया आपका, वह परिस्थिति जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया संचालित होती है। अधिगम हो गया आपका कि कार्यवाही के माध्यम से समायोजन की एक प्रक्रिया। विषय आपको दे ही रखा सीधा सीधा, अधिगम की विषय वस्तु, यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट एक्टिविटी मतलब कंटेंट ऑफ लर्निंग। और टीचिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारी प्रविधियां, मेथड्स यूज की जाती है। मान लो जैसे प्रोजेक्ट मेथड है या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है या ग्रुप डिस्कशन मेथड है, उन सभी मेथड के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? टीचिंग कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए, आगे भी आ सकता है। योग क्रियाविधि कक्षा में कौन सा एक सर्वश्रेष्ठ क्रम है? क्रम आपको बताना है, तो ये पहले भी आया कुछ अलग शब्दों की तरह से, कुछ शब्द बदल दिए हैं, नहीं तो लगभग वही सब बातें हैं। तो जैसे गतिविधि हेतु शाब्दिक परिचय, बैठने की व्यवस्था आपकी पहले आ जाएगी। दूसरे नंबर पे आएगा कि जब आप प्रेजेंटेशन करना शुरू करते हो उससे पहले आपको क्या पूछना पड़ता है? क्या अंतिम पंक्ति तक मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये भी एक पंक्ति है, दोबारा भी कभी आ सकती है। तो बैठाने के बाद में आप पहले पता करो, आई एम ऑडिबल, कि मैं ठीक से, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है अंतिम पंक्ति तक, ठीक है पहुंच रही है। फिर आप अपना विषय वस्तु को ओरली प्रेजेंट करो। गतिविधि हेतु शाब्दिक परिचय, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? वार्म अप करोगे, तो जॉइंट को रिलैक्स करने वाली जो प्रैक्टिसेस हैं उनको आप कराओ, जिससे शरीर में कोई भी अकड़न ना रहे, शरीर में थोड़ा वार्म अप हो जाए, तो फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा। फिर हम अपनी मुख्य जो क्रिया है प्राणायाम उसको करेंगे। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस बनेगा, बी सी ए डी ई। तो ये तो कुछ जो नए नए शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे एक प्रयोग हो गया ये ऑडिबल वाला, संधि को शिथिल करने वाली, जॉइंट्स को रिलैक्स करने वाले प्रैक्टिसेस है, ये शब्द हो गया। प्राणायाम तो एक क्रिया हो गई, उस क्रिया की दृष्टि से यहाँ पे डाल रखा है।
हो सकता है कि आगे किसी प्रश्न में प्राणायाम के अलावा आसन आदि या कुछ और चीजें भी दे सकते हैं। बाकी ये जो बीच में बताए गए हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो इस परीक्षा में, इस क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी जो चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे। ओम शम।